जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डुकी आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहले के वीडियो में दी हुई प्रतिक्रिया प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भी कर लें। कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह नोटिफिकेशन है कोल इंडिया लिमिटेड व उसकी सभी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत उन सभी परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो इस नोटिफिकेशन में दी हुई पोस्ट के लिए योग्य हो, इच्छुक हो तथा उसमें न्यूनतम आवश्यक सभी अर्हताएं पूरी करता हो। ये नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज पर ये नवीनतम करके एक टैब है जिसमें ये सभी की जितने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और ऑर्डर या जितने हैं वो इसमें 1 बाय 1 दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको CIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो ये नोटिफिकेशन अंग्रेजी में है इसको मैं केवल हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ, मतलब इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। देखो नोटिफिकेशन यहाँ पर है, इस पर आप जो क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन खुलेगा। नोटिफिकेशन जारी हुआ है दिनांक 25 फरवरी 2025 को। तो इसमें मोटी मोटी ये बातें लिखी गई है जो आपको बता देता हूँ। अगर हिंदी और अंग्रेजी में कन्फ्यूजन होता है तो अंग्रेजी को सर्वमान्य माना जाता है। ये नोटिफिकेशन अभी तक केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है, तो अतः केवल इसको पढ़ के एक बार इसको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। कोई ये आधिकारिक बयान या कोई किसी भी रूल को या किसी पॉइंट को क्लियर करने का ऐसा इसमें कोई विषय नहीं है, लेकिन हिंदी में क्या लिखा है एक बार बता देता हूँ। नॉन एग्जीक्यूटिव केवल कितने 16 टाइप के डिसिप्लिन है जिनको सीधा E2 ग्रेड में चयन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें कट ऑफ डेट जो इसमें नीचे दी गई है उस कट ऑफ डेट के अनुसार सारी बातें निर्धारित की जाएगी। और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा? 26 फरवरी 2025 से। डिसिप्लिन कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इन्वायरमेंट, फिनांस, लीगल, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन मतलब और सिक्योरिटी, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एक्सेवेशन, हिंदी, मार्केटिंग एंड सेल्स, हिंदी मतलब राजस्व विभाग, मार्केटिंग एंड सेल्स, पर्सनल, सेक्रेटरियल सिस्टम और कंपनी सेक्रेटरी। ध्यान रहे इसमें केवल कंपनी के स्थायी कर्मचारी एलिजिबल है। जो कोल इंडिया के कर्मचारी नहीं है वो इसके लिए कोई पात्र नहीं है, ये वीडियो भी उनके लिए नहीं है ये। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स दी है। कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2025 है। किस किस के लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। और ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से? कल से, मतलब 26 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से। और किस तारीख से पहले पहले आप कर सकते हैं? इसकी अंतिम तिथि है 27 मार्च 2025 रात को 12 बजने से पहले तक। पहले क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? इसमें न्यूनतम योग्यताएं हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मतलब E&M डिपार्टमेंट के लिए। इसमें 2 चीज़ें दी है, क्वालिफिकेशन और अनुभव। क्वालिफिकेशन अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है रेलेवेंट इंजीनियरिंग में तो आपके पास कुल अनुभव 7 वर्ष का होना चाहिए। उस 7 वर्ष में से मिनिमम 3 वर्ष है वो आपकी ग्रेड A में होना चाहिए। T&S का मतलब होता है टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड A में। और अगर आपके पास डिप्लोमा के बजाय डिग्री है तो ये कुल अनुभव 3 साल का ही चलेगा, लेकिन वो 3 साल भी आपकी T&S ग्रेड A में होना चाहिए। वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए सेम चीज़ है। दूसरी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ENT डिपार्टमेंट के लिए। इसमें लिखा है रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन 3 ईयर्स ड्यूरिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस। इनमें से किसी भी ब्रांच में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन। इनमें से किसी एक में डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा आपका 3 साल का है तो आपका अनुभव होना चाहिए कम से कम 7 वर्ष का। और उस कुल अनुभव 7 वर्ष में से 3 साल का आपका T&S ग्रेड A में होना चाहिए। अगर आपके पास ऊपर के इन सभी 6 टाइप के अगर इस सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री है तो वही 7 वर्ष के बाद आपका 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, लेकिन वो भी 3 वर्ष ग्रेड A में आपका अनुभव होना चाहिए। तीसरी डिसिप्लिन है इन्वायरमेंट। इसमें BSc या फिर एनी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट किसी भी विषय से चाहिए, या फिर इन्वायरमेंट दैट इज PG डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा अवार्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज लाइक NIT या IIT, REC, BHU, BE, बहुत सारी दे रखी, लेकिन वो सभी कोई सी भी हो लेकिन वो होनी चाहिए अप्रूव्ड बाय AICTE।
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। इससे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसकी आपके पास डिग्री हो, और अगर ये डिग्री आपके पास है तो आपके पास 3 साल का ग्रेड ए में अनुभव भी होना चाहिए। 3 years इन टीएलएस ग्रेड ए आफ्टर पासिंग। हाँ, इसमें एक और चीज़ अजीब देखिए, आपके पास प्रेस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन या टेस्ट कंडक्टेड बाय सीआईएल। बड़ी अजीब चीज़ है। 3 years इन टीएलएस ग्रेड ए आफ्टर पासिंग प्रेस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन ऑब्लिक टेस्ट कंडक्टेड बाय सीआईएल, मतलब इसे लेने के बाद आपके पास 3 साल का उसका अनुभव होना चाहिए ग्रेड ए में। एक्सेवेशन में रिकॉग्नाइज डिप्लोमा ऑफ 3 years इन रेलिवेंट ब्रांच, मतलब आपको इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो फिर आपके पास 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से 3 साल ग्रेड ए में, और अगर आपके पास डिग्री है तो 3 साल का अनुभव ग्रेड ए में। अगर फिनांस में आप फाइनल सीए या आईसीडब्ल्यू पास कर चुके हैं तो आपको कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। अगर आपका इंटर कोस्ट या चार्टेड और सेल अकाउंट एग्जाम पार्ट 1 अगर ये है तो फिर आपको 3 वर्ष का इसमें 3 days ग्रेड ए पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल अकाउंट कैडर में आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आप केवल ग्रेजुएट है तो भी आपका, अगर आपके पास 3 साल का अनुभव है मिनिस्ट्रियल में अकाउंट ग्रेड कैडर में, तो आप एलिजिबल इसमें हो सकते हैं। हिंदी मतलब राजभाषा डिपार्टमेंट में आपके पास एमए इन हिंदी फ्रॉम मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप एमए हिंदी में होने चाहिए। 10 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, उनमें से 3 साल किस पर पोस्ट पर, ओएस या फिर सीनियर ट्रांसलेटर ओएल। ओएस भी ऐसा नहीं कि सारे ओएस एलिजिबल नहीं है, केवल ऑफिशियल लैंग्वेज के जो है राजस्व विभाग के कार्यालय अधीक्षक वो, या सीनियर ट्रांसलेटर कार्यालय अधीक्षक, इसके सीनियर ट्रांसलेटर राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर सीनियर पीएओएल। इनमें अगर आप तीनों में किसी में ग्रेड ए की पोस्ट पर 10 साल का अनुभव रखते हैं और आपके पास एमए हिंदी है तो फिर आप हिंदी के लिए एलिजिबल होंगे। लीगल में आपके पास लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब विधि स्नातक हो, और 3 वर्ष का आपको टीएनएस ग्रेड ए में अनुभव हो लीगल इंस्पेक्टर। 8वीं है मार्केटिंग एंड सेल्स। इसमें एक अजीब चीज़ है, अगर एमटी के लिए देखें तो शायद केवल लॉ ग्रेजुएट चाहिए, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो लॉ ग्रेजुएट के साथ साथ आपको 3 वर्ष का अनुभव भी चाहिए। मार्केटिंग एंड सेल्स में ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और साथ में 3 वर्ष का टीएनएस ग्रेड ए में टेक्निकल सुपरवाइजर उसमें होना चाहिए आपका अनुभव 3 वर्ष का, और इसमें एमबी मार्केटिंग नहीं मांगा है। 9 में है मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें आपको ग्रेजुएट इन आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वो भी 3 साल का, या फिर इसके अलावा आप सेकंड/फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर होने चाहिए, और या फिर आप एमबीए अगर हैं तो भी चलेगा, लेकिन साथ में 3 वर्ष का आपका टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड ए में आपको अनुभव चाहिए। उसके बाद है पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल में आपको ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किस किस में हो सकती है। देखो, एक सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए, दूसरी आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा जो भी है, लेकिन किस किस में, या तो सोशल साइंस में या फिर लेबर वेलफेयर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस और लेबर वेलफेयर एज रिकॉग्नाइज बाय लेबर मिनिस्ट्री फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इन माइन। मतलब माइन में वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो आप इन दोनों में से किसी में पीजी डिप्लोमा या डिग्री हो सकती है, साथ में ग्रेजुएशन, इसमें कोई अनुभव नहीं चाहिए। पब्लिक रिलेशन मतलब जन संपर्क की जो पोस्ट है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोई फुल टाइम कोर्स होना चाहिए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन फ्रॉम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। इसमें आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ग्रेड ए में। सेक्रेटरियल में मतलब सचिवालय की पोस्ट में आपके पास ग्रेजुएट इन आर्ट्स साइंस या कॉमर्स कुछ भी हो, ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में 3 वर्ष का अनुभव वो भी टीएनएस ग्रेड ए में। सिक्योरिटी में ग्रेजुएट 3 वर्ष टीएनएस ग्रेड ए में, तो जितना एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है वो ग्रेजुएट आई थिंक होंगे सभी, लेकिन वो अगर टीएनएस ग्रेड ए में है तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं। सिस्टम, इसके अलावा कोई भी, केवल एनसीसी वाले ही नहीं, दूसरे भी अगर एक्स-सर्विसमैन भी है, अगर वो ग्रेजुएट है और उनको टीएनएस ग्रेड ए में तो वो इसमें एलिजिबल है। सिस्टम में फर्स्ट क्लास, और इसमें केवल इसी में मांगा है फर्स्ट क्लास और हाई सेकंड क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में, या फिर पीजी डिग्री इन मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस, मैनेजमेंट, ICAA/CA, या फिर ग्रेजुएट इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स। मतलब कोई सा भी ग्रेजुएट अगर आप हैं, साथ में आपके पास 3 वर्ष का टीएनएस ग्रेड ए का अनुभव है, तो फिर आप सिस्टम डिपार्टमेंट के लिए भी एलिजिबल है। सिविल में कौन होंगे? रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा ऑफ 3 years
किसी भी सिविल की किसी भी ब्रांच में। अगर आप सिविल में 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है तो फिर आपको 7 वर्ष का अनुभव चाहिए टीएनएस ग्रेड ए में। उनमें से 7 में से 3 वर्ष होना चाहिए। टोटल 7 वर्ष का एक्सपीरियंस, उनमें से 3 वर्ष का टीएनएस ग्रेड ए में। और अगर आपके पास डिग्री है तो कुल 3 वर्ष का अनुभव वो भी टीएनएस ग्रेड ए में होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी में ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी में भी आप स्नातक होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। हैविंग एक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन विथ कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन विथ एसोसिएट ऑब्लिक फेलो मेंबरशिप ऑफ ICSI से। अगर एसोसिएट है कहीं से आप संस्थान, वहाँ से आप इसका कंपनी सेक्रेटरी का अगर आप लेके आते हैं सर्टिफिकेट तो आप एलिजिबल है, इसमें कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। तो ये 16 टाइप की पोस्ट है और जिसमें अनुभव और न्यूनतम योग्यता बताई है। एक इसमें नीचे नोट दिया है, अगर CMPTI में होता है ज़्यादातर ड्रिलिंग डिसिप्लिन के बंदे अगर हैं और उनके पास रेलेवेंट ब्रांच में इंजीनियरिंग मतलब E&M एक्सकेवेशन किसी भी कैडर का नहीं है तो वो इंडिया में अप्लाई करने के लिए योग्य नहीं होंगे। कट ऑफ डेट फिर बता रखे हैं 31 जनवरी 2025 है। टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है, चौथे पॉइंट में ये बताया है। इसमें टोटल वैकेंसी और अनरिजर्व और SC और ST की, ये तो इधर वाला कॉलम है सबसे लास्ट वाला, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उनके लिए कि ये पोस्ट परमिसेबल है इसमें। अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कुल 477 पोस्ट है, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी में दी हुई है, आप सब समझदार हैं। उसमें सबसे हिंदी में केवल 4 पोस्ट है और सबसे ज़्यादा माइनिंग में इसमें E&M में कुल मिला के 1972 पोस्ट है, 1972। इनमें से 85 जो है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व है, हॉरिजॉन्टल रिजर्व है। इसकी ये एब्रिविएशन बता रखी है, किसी को समझ में नहीं है तो कमेंट करें। नोट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पोस्ट है वो कम या ज़्यादा हो सकती है कभी भी, और इसमें SC और ST का बैकलॉग इंक्लूडेड है। तो अगर आप इसमें परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपके हिसाब से मैच ना करें, क्योंकि कुल में से अगर आप जो कोल इंडिया परसेंटेज इसमें साथ में लेके चले हैं कि इसमें जैसे मिनिमम नॉर्मली 50% तक UR की होती है, अगर ओपन रिक्रूटमेंट है तो इसमें केवल SC ST की है, बाकी बची हुई सब UR है। तो इसमें बैकलॉग शामिल है, इसलिए उस परसेंटेज से ही मैच नहीं कर पाएगा, तो उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो जितना बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसके लिए मिनिमम 40% आपका डिसेबिलिटी है, तभी उसमें आप योग्य हो पाएंगे। इसमें कुल 85 पोस्ट है जिसमें ये PWD के लिए जो है हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर कैडर स्कीम की 1.10.2 में क्या लिखा है, प्रमोशन प्रोसीजर केस एडिक्वेट नंबर ऑफ सुटेबल डिपार्टमेंट कैंडिडेट विद नॉट अवेलेबल। अगर इसमें एक अच्छी खासी संख्या में या जितनी न्यूनतम संख्या में अगर आवेदन प्राप्त नहीं हुए या बंदे सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर उस पोस्ट को अगले डिपार्टमेंटल सिलेक्शन साइकिल में D0 करके उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद इसको मतलब उसको आरक्षित पोस्टों से हटाया भी जा सकता है। Likely to available the next cycle department, the unfilled vacancies under departmental quota may be diverted to the direct recruitment। अगर इसमें नहीं भरी गई तो फिर वो ओपन रिक्रूटमेंट से ली जाएगी आफ्टर कंपिटेंट अप्रूवल ऑफ चेयरमैन CIL। अप्लाई कैसे करना है, ये कोल इंडिया की वेबसाइट है, ये www.coalindia.in। इसी की एम्प्लॉय कॉर्नर में कैरियर CIL, फिर डिपार्टमेंटल सेक्शन कैंडिडेट, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव का एक टैब है और इसमें अभी फिलहाल 2 चीज़ें दिख रही है CBT का, एक तो अप्लाई करने का और एक ये नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल इंस्ट्रक्शन, इसमें हाउ टू अप्लाई करके एक और जगह मिल जाएगा, उसको भी अप्लाई करने से पहले ज़रूर पढ़ना है। फॉर 1 डिसिप्लिन ओनली, आप अगर आप कितने भी पोस्ट में एलिजिबल है, आपको केवल एक पोस्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। एक से अगर ज़्यादा करेंगे तो आपके सारे के सारे आवेदन निरस्त हो जाएंगे। In case of going to submit application for multiple discipline, all applications will liable to be treated as cancelled। तो एक में आवेदन करना है। अब ये तो एक डिसिप्लिन में, अगर आप एक डिसिप्लिन में भी एक से ज़्यादा आवेदन कर देते तो सबसे लास्ट में जो आपने आवेदन किया है उसको फाइनल माना जाएगा। नॉन अटैचमेंट ऑफ रिक्वायर्ड, या जितने डॉक्यूमेंट अगर जितने चाहिए अगर आप उसको अटैच नहीं करेंगे तो फिर आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा और वो भी रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म आपका। ये थी बात लिखी हुई है 5वें में। 6वां क्या है,
आपको आवेदन करने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नोटिफिकेशन सबको एकदम ठीक से चेक कर लेना है। आपके पास वैलिड एक ईमेल आईडी रहनी चाहिए, मोबाइल नंबर रहना चाहिए जो अगले 2 साल तक योग्य है, मतलब चालू रहे। और रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड इन सबको याद रख लेना है, लिख लेना है। इसके आपके सब के सब जितने कम्युनिकेशन है इस ईमेल आईडी और पास इस पे मोबाइल नंबर से ही भेज जाएंगे, ज़्यादातर ईमेल आईडी। और आपको साथ साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड है, ये याद रखना है। ये भी आगे भी और कई जगह इसकी आवश्यकता पड़ेगी। 7वां पॉइंट लिखा है, while filling follow the instruction provided in the website before there will be आवेदन करने के बाद इनको चेक करने का ऑप्शन आएगा, चेक करने का, वेरीफाई करने का और उसमें एडिट करने का। तो इन चीज़ों ऑप्शनों को पूरा काम में लेना है। हर बार शामिल मतलब सबमिट करने से पहले पक्का चेक कर लेना है। नॉर्मली कैंडिडेट का ऐसे बहुत सारी गलतियां देखने में आती है। गलती से भी एससी की जगह एसटी या एसटी की जगह एससी हो गया तो फिर आप कहीं पर भी किसी भी काबिल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपने आवेदन किया होगा बाई चांस आप एसटी में जबकि आप है एससी, तो फिर उसको चेंज करने का कहीं ऑप्शन नहीं आता है। तो ये जो एडिट और वेरीफाई वाला है इसको चेक करके ही सबमिट करना है। इस समय ये बहाना नहीं चलता है कि वो साइबर कैफ़े वाले ने कर दिया, इंटरनेट वाले ने कर दिया, मैंने तो दूसरे से भरवाया था। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी हर एक स्पेलिंग और आपके नाम की स्पेलिंग, पिताजी के नाम की स्पेलिंग, आपकी कास्ट कैटेगरी, जो भी डिग्री डिप्लोमा जिसका भी आप इसमें एंट्री कर रहे हैं सोच समझ के करें। उसके बाद में चेंज करने का ऑप्शन कोई नहीं होता है। आधार नंबर का अगर एक डिजिट आपका गलत हो गया फिर आप ओरिजिनल कुछ और लेके आएंगे, इसमें कुछ मिसमैच मिलेगा तो बड़ी समस्या होती है उसमें। ठीक है, आप एक बार सबमिट कर देंगे उसके बाद इसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंज करने का, एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता है। एज वेल द डॉक्यूमेंट अपलोडेड टेस्ट। अच्छा, एक दूसरे से कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं जमा सबमिट कर देना है, तो फिर उससे आगे और समस्या होती है। उसके बाद 8वें में ऑन सक्सेसफुल सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पीडीएफ विल बी, इस जमा करने के बाद आपके पास पीडीएफ एक जनरेट हो जाएगा। और कब तक हो सकता है ये आप 30 दिनों तक देख सकते हैं। विल बी ऑटो जनरेटेड फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज, विच मतलब 27 मार्च तक आप ये पीडीएफ आप इसमें ज़रूर ले सकते हैं। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट, और इसका हाँ इसको ऑनलाइन सबमिट करने के बाद ये इसको एक प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट को आप पीडीएफ फॉर्मेट जो आएगा उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसकी हार्ड कॉपी अलोंग विथ सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो जिस दिन आपने जमा किया है उसके अगले 4 दिनों के अंदर अंदर आपको कहाँ जमा करवाना है, अपने यूनिट ऑब्लिक एरिया ऑब्लिक सब यूनिट जहाँ पर भी वहाँ के पर्सनल एग्जीक्यूटिव या पर्सनल डिपार्टमेंट में अंदर इंचार्ज के पास। कहाँ पर? जहाँ पर अभी वो पोस्टेड है। कब से? जिस दिन आप जमा कर रहे हैं ऑनलाइन उसके अगले 4 दिनों के अंदर अंदर। इसमें लास्ट डेट का कहीं कुछ नहीं दिया। बाई चांस अगर आप 26 को ऑनलाइन जमा कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो फिर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको अगले 4 दिनों में 27, 28, 1, 2 के आसपास आपको उससे पहले पहले पर्सनल डिपार्टमेंट में जमा करवा देना है। उसके बाद 10वां है ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस कम्युनिकेशन। अच्छा, ये केवल वेबसाइट के द्वारा ही सारी सूचना दी जाएगी, इसके अलावा दूसरा कोई सूचना का माध्यम नहीं है। डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन कहीं से नहीं किया जाएगा रिगार्डिंग सीबीटी। सीबीटी स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर सब्सिडरी लिखा, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो जीएम पर्सनल रिक्रूटमेंट से मिले, मतलब उनसे संपर्क करें। मेथोडोलॉजी क्या रहेगी? उधर नॉर्म्स है। जो योग्य कैंडिडेट है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 200 नंबर का। उसमें 2 पेपर होंगे। क्या क्या? पहला पेपर जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड। इसमें 2 चीज़ें बताइए, जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड। अवेयरनेस मतलब जिसमें जीके वगैरह होता है, एप्टीट्यूड में रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। दूसरा है पेपर 2 में टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज। ये अपने अपने सब्जेक्ट है, ये सबके लिए साधारणतः ये जो पहला पेपर है सबके लिए कॉमन होता है। और ये जो अपने पेपर है डिसिप्लिन का खुद का, वो सबके लिए वैसे ही अलग अलग रहेगा। इंडिकेटिव सिलेबस विच भी, हाँ जो सिलेबस बता रहे हैं वेबसाइट पे है, इसमें नोटिफिकेशन में साथ में कहीं नहीं लिखा है। नोटिफिकेशन के अलावा कहीं पर और कहीं होगा तो इस वीडियो के नीचे लिंक में कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का। और इन 3 घंटों में आपको दोनों पेपर सॉल्व करने हैं। ईच पेपर से दोनों पेपर 100 नंबर के, मतलब कुल 200 नंबर का ये पेपर होगा। दूसरा क्या लिखा है? अच्छा, देयर विल नॉट बी एनी डिडक्शन ऑफ मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। टिप्पा भी आप मार सकते हैं, कोई गलत उत्तर का नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, माइनस मार्किंग।
अच्छा, इसमें जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए जो एक सहायक की ज़रूरत होती है वो अपना खुद का लाना होगा। उसके लिए कुछ अपेंडिक्स 1 और 2 दिए हुए हैं, वो 10 दिनों से पहले पहले आपको भेज देना है इस ईमेल आईडी पर। तीसरा लिखा है द कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड। रिटन टेस्ट में कौन कौन क्वालिफाइड होंगे? जिनका, अगर वो जनरल और यूआर के कैंडिडेट हैं, ये दोनों चीज़ें की जरूरत नहीं थी। यूआर पोस्ट के लिए, अगर या तो बंदा जनरल है या यूआर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके 45% मार्क्स इसमें होने चाहिए, दोनों पेपर मिला के रिटन एग्जाम में, जो कितने नंबर होते हैं 110। और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट है तो फिर आपके 35% मतलब 90 नंबर इसमें 200 में से होने चाहिए। अब ये CBT होने के बाद आपको 1:3 के रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं, ये इसमें लिखा है। अगर, एक अति महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है, इन केस ऑफ टाई इन टोटल मार्क्स, अगर इसमें 200 में से जो नंबर बाई चांस दो लड़कों के एकदम बराबर आ गए, किस में अगर टाई आ जाती है बाई चांस, जहाँ 1:3 में लेना है, लास्ट वाले बंदे किसी 3 या 4 के सेम नंबर आ गए, तो फिर इनमें से अगर एक को लेना है तो किसको लेंगे? जब भी जहाँ पर भी टाई हो, टाई का रिजोल्व करने का ये तरीका है कि सबसे पहले हाईएस्ट मार्किंग पेपर 2 कौन सा है? आपके डिसिप्लिन का पेपर। उसमें जिसके ज़्यादा नंबर है वो ऊपर रहेगा उस लिस्ट में। अगर वो दोनों ही सेम है तो फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या रहेगा? डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, आप कोल इंडिया में ज्वाइन कब किए हैं इनिशियली, उनमें जो सबसे पहले ज्वाइन किया है वो ऊपर रहेगा। अगर वो भी आपकी ज्वाइनिंग सेम डेट है तो फिर तीसरा क्राइटेरिया था आपकी उम्र का, कि जो उम्र दराज ज़्यादा है, जिसकी उम्र कम है वो नीचे रहेगा, जिसकी उम्र ज़्यादा है ऊपर रहेगा मेरिट टेस्ट में। ठीक है, ये था टाई रिजोल्व करने का तरीका। टाई में क्या क्या है? सबसे पहले आपका ज़्यादा वेटेज रहेगा सेकंड पेपर का, वो सेम है तो फिर आपके इनिशियल अपॉइंटमेंट का, वो भी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद छठवें में लिखा है द फाइनल प्रमोशन या सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट। किस, वो बड़ा एकदम ट्रिकी चीज़ दिया है इसमें। समझने वाली चीज़ है कि आपके 200 नंबर में से उसका 65% है वो रिटन एग्जाम के लिए जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो आपकी है उसके 10% है, एक्सपीरियंस के 10% है, और ACR के 15%। मान लेते हैं 100 नंबर का पेपर बनाया है इन्होंने, ये 200 नंबर के पेपर आप उसको एक बार साइड में रख दें, उनमें से केवल 65% लेना है। तो 65 ये हो गए, 10 क्वालिफिकेशन के, 10 एक्सपीरियंस के, और 15 ये, तो 60 70 80 90 100 नंबर हो गए। अब अगर आपके 200 में से, इसको एक उदाहरण से समझते हैं, 200 में से अगर आपके 200 नंबर आए रिटर्न एग्जाम में तो आपको 65 नंबर मिलेंगे रिटर्न एग्जाम में। क्वालिफिकेशन आपकी सब पूरी है तो फिर उसके 10 नंबर, एक्सपीरियंस पूरा है तो 10, और ACR अगर सब एक्सीलेंट है तो 15। तब आप 100 में से 100 आते हैं। अगर आपके पास इस 200 में से बाई चांस 100 नंबर हुए तो इस 65 के 32-33 नंबर हो पाएंगे इसे। तो इस तरह इस रेशियो में ये काउंट किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, परफॉर्मेंस रेटिंग आपका ACR है वो मिनिमम एटलीस्ट गुड होना चाहिए पिछले 3 साल में। 2003 साल कौन कौन से हैं? 2021-22, 2022-23 और 2023-24। एवरेज और एडिक्वेट, बेयरली एडिक्वेट, इन सबको कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, रेटिंग एटलीस्ट 3 ईयर एज ऑन द कट ऑफ डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। कौन सी? दस द एप्लीकेंट हु आर नॉट हैविंग डिजायर्ड परफॉर्मेंस रेटिंग, अगर इन पिछले 3 सालों में आपके कट ऑफ डेट तक ये अगर मिनिमम गुड और ये सब नहीं रहा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट आउट ऑफ 200 विल बी प्रेफरेबली सिक्योर, ये तो बता भी दिया था कि इनको 65 के रेशियो में इन सबको कन्वर्ट कर लेंगे पहले, फिर उनको सीनेटे के हिसाब से उनको लिखेंगे, फिर 35 मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन के हो जाएंगे, 10 एक्सपीरियंस के, 15 ACR के, टोटल 100 का हो जाएगा। अब उस 100 नंबर में से आपको पास होने के लिए, अगर आप UR कैंडिडेट तो 60 नंबर होने चाहिए, ओवरऑल मार्क्स फॉर 60, और SC ST के लिए 50 100 में से। ठीक है, ट्रेनिंग क्लोजर कैसे होगा? अभी अभी एक E2 से E2 के बारे में एक नोटिफिकेशन किया गया था, ऑफिस ऑर्डर नंबर 16723 19 जनवरी 24 को, उसको तो अभी देखने की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से सभी के लिए एक जैसे होना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोबेशन क्लोजर होगा। फिर सातवां है जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, CBT टेस्ट कहाँ पर होगा? सब्सिडरी के नियरेस्ट सिटी में, जहाँ को इंडिया को ठीक लगेगा वहाँ पर। और NEC शेयर हेडक्वार्टर इन सब, और CIL न्यू दिल्ली, RS और कोलकाता सेंटर विल बी इन, मतलब इन सब के लिए, किस किस के लिए? NEC शेयर हेडक्वार्टर, CIL और नई दिल्ली, RSO में जितने कैंडिडेट अगर एम्प्लॉई है उन्होंने का अगर एग्जाम होगा सबका कोलकाता में होगा, बाकी ये सब्सिडरी हेडक्वार्टर के नियरेस्ट एग्जाम सेंटर पर। अगर आपने केवल इसमें CBT में एडमिट कार्ड आपका बिना कोई डॉक्यूमेंट चेक के ही शायद ये
दे देंगे। और इसका एडमिट कार्ड आने का मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल हो गए हैं। कहीं किसी भी स्टेज पर अगर आप अयोग्य पाए जाते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। द कार्ड विल बी जनरेटेड विदाउट एनी स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब बिना किसी डॉक्यूमेंट के चेक किए आपको सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड मिलने का मतलब ये नहीं कि आप इसमें योग्य हो गए, तो इसमें लिखा है। और अगर आपको सीबीटी के लिए दे दिया एडमिट कार्ड, इसका मतलब आपका राइट नहीं बन जाता है कि आप इसमें सेलेक्ट होंगे ही होंगे। चौथा लिखा है एनी डिटेल स्क्रूटनी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी। और आप ऑनलाइन भी अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा विस्तार से चेक नहीं किया जा रहा अभी। किस समय? सीबीटी के टाइम पे। द कैंडिडेट इज ओनली प्रोविजनल, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू, मतलब इसमें अप्लाई करने से पहले आपको आपके क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस रेटिंग, ये सब आपको खुद सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ही आवेदन करें। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आप योग्य नहीं होंगे। दूसरा ये पाँचवा क्या लिखा है? ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इसमें कोई मॉडिफिकेशन का आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पूरा खुद चेक करके खुद ही भरना है, तभी सही रहेगा। एक छोटी सी गलती होगी तो फिर कई दिनों तक सिलेक्शन के बावजूद भी घूमना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाती है। बस नॉर्मली इसमें तो लिखा रिजेक्ट कर देंगे। नो नोटिफिकेशन अलाउड आफ्टर कैंडिडेट सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ एनी, कोई भी इसमें अगर चेंज पाया गया, मतलब थोड़ी सी भिन्नता डाटा में, तो फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे। देखो, शेयर मैनेजर विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म इन द पोर्टल विद इन टाइम विंडो ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल। अगर आपने समय पर आपने आवेदन नहीं किया तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आपने हार्ड कॉपी टाइम पर नहीं जमा करवाई तो भी आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अप्लाई करने से पहले जो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करके उसमें है, उसमें और पढ़ लेना। उसमें ये बताया गया जाता है कि पीडीएफ कितनी साइज़ की होगी, फ़ोटो की साइज़ क्या रहेगी, उसका कितना किस फॉर्मेट पर रहेगी। नॉर्मली पीडीएफ में रहते हैं सारे डॉक्यूमेंट, और जेपीईजी या जेपीजी में से एक फ़ोटो मांगते हैं। सेल इसको न कभी भी कैंसिल, उसको मॉडिफाई कर सकता है, कहीं प्रतिबंध लगा सकता है किसी भी प्रोसेस पर किसी भी समय बिना कोई रीज़न के। अच्छा, इसमें से पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी स्टेज पर इनमें से कोई गलती पाई जाती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या क्या गलती? अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया हो, हेज सप्रेस्ड रिलेवेंट इन्फो, कोई आपने कुछ तथ्य छुपाए अगर हैं, या फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं प्रमोशन या सिलेक्शन के लिए। और अगर आपने सीबीटी के दौरान अगर कोई नकल की है, पकड़े गए हैं, या फिर कहीं आप अगर आपको जेल हो जाती है, तो इन सब के में आपको मतलब डिबार कर दिया जाएगा डिस्क्वालीफाई करके। तो इसमें लिखा है एनी डिस्प्यूट, अगर आप में इसमें से किसी को कोई और मतलब कहना चाह रहे हैं कि न्यायालय केवल कोलकाता न्यायालय में ही, उस न्यायालय कोलकाता में ही इसको कंसिडर करना चाहिए नोटिफिकेशन नहीं, इसको लीगल अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वो। और इन केस ऑफ इंटरप्रिटेशन एनी प्रोविजन डायरेक्टर पर्सनल विल बी, किसी को अगर होता है तो कोई भी अगर मतभेद, तो उसमें डायरेक्टर पर्सनल जो ऑल इंडिया गए हैं उनका निर्णय अंतिम होगा। कोई अगर आपको समस्या होती है तो हेल्प डेस्क ऑप्शन में आप जा सकते हैं। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। ध्यान रहे इसके अलावा कोल इंडिया का और कोई दूसरा चैनल नहीं है, तो अतः आपको कोल इंडिया की वेबसाइट पर दी हुई बातों का ही पूरा ध्यान रखना है, उन्हीं को मानना है। ये केवल इस अंग्रेजी वाले को पूरा पढ़ के केवल हिंदी में जहाँ तक एक आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, ये कोई आधिकारिक सूचना नहीं है ये कोल इंडिया की तरफ से, न मेरी तरफ से। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। किसी कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है।